सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू न्यू एन। तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा एंड सोचा होगा ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो आज मैं तुम्हें पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ, वो भी कितना 10-15 मिनट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रिक्शन टॉपिक है, बस फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर जो भी चीजें कवर होंगी वो सब आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, तो देखो अब यहाँ पे देख सकते हो तुम एक प्लेन के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। अब बॉक्स के ऊपर तुम अप्लाइड फोर्स कितनी कर रहे हो, 10 न्यूटन्स, और फ्रिक्शन कितनी लग रही है, वो भी 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि देखो F इक्वल्स टू न्यू एन जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम के लिए। ये नहीं कि तुम कुछ भी लगा दोगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन वो झेल सकता है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है, 50। अब अगर तुम्हें 50 अगर तुम 10 न्यूटन लगाओगे तो क्या वो 15 फ्रिक्शन 10 क्या कहेंगे उसको, 10 न्यूटन लगाओगे क्या वो 50 न्यूटन की फोर्स वापस अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स उसको सेल्फ एडजस्टिंग है। यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला देख रहे हो मेरे पीछे, वो लिखा हुआ है पहले ही कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब तुम जितना उसको बढ़ाओगे वो उतना ही उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन इसी के बाद आता है स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। ये 3 टाइप के फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सिर्फ एडजस्टिंग है, तुम जितना बढ़ाओगे वहां रुक जाएगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एफ मैक्स, मतलब तुम्हारा फ्रिक्शन जो है वो अब मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम जितनी फोर्स लगा लो, मतलब 15 न्यूटन की फोर्स लगा लो, 15 न्यूटन ही है, और यही उसकी लिमिट भी है। मतलब वो उस पॉइंट पे है जहां पे वो जो बॉक्स है वो बस मूव करने ही वाला है। बस ये सिंपल सी इस बात को याद रख लो। और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो वो पॉइंट है जहां पे बॉक्स मूव कर रहा है। अब एक ध्यान से बात सुनो, जो जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से। तुम्हारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलोगे, उससे कमी होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक बॉक्स जो एकदम एकदम स्टेशनरी खड़ा हुआ है, उसको पुश करने में, उसको मूव कराने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज्यादा हार्ड होगा देन कि एक चलते हुए बॉक्स को चलते रहने देना। ये ऐसी बात हो गई, जो चीज मैंने इनर्शिया यार है, जो चीज चल रही है वो चलते रहना पसंद करेगी। वैसे ही अब इसके बाद हम आते हैं अपना डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अपोज होती है वो हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहली बार फ्रिक्शन, बाय द वे गाइस हमारे चैनल पे हो चुका है 128 सब्सक्राइबर्स, और मैं देख रहा हूँ कितने लोग तुम लोग चैनल को देखते हो, वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। जाओ अभी सब्सक्राइब करो और देख लेना, तुम्हारे सपनों के अंदर मैं तुम्हें फ्रिक्शन के और क्वेश्चंस लेके जाऊंगा, तो जाओ सब्सक्राइब करो। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब समझो मैं एक बॉक्स हूँ, मुझ पे राइट की तरफ से, तुम्हारे लिए राइट कौन सा है इस वक्त, मुझे उसमें देख रहा हूँ व्यू फाइंडर में, ओके तुम्हारे लिए ये होगा। तो व्यू फाइंडर के हिसाब से अगर तुम्हारा ये, मेरे पास बाय द वे गाइस व्यू फाइंडर भी है, सो अगर मैं राइट से खुद को धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन किस तरफ अपोज करेगा, लेफ्ट की तरफ। सो रिलेटिव होता है, ये नहीं कि एक ही जगह पे वो फोर्स मारेगा हमेशा, तुम राइट पे करो फ्रिक्शन भी राइट से आ रहा, नहीं, वो भी सेल्फ एडजस्टिंग है। अब ये अपोज किसको करता है, रिलेटिव को या फिर रिलेटिव टेंडेंसी को, ना कि सिर्फ सीधा चीज को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, एक प्लेन पे एक ऐसे बॉक्स पड़ा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे। अब अगर सोचो अगर तुम उसको एक पुश कर नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर वो वी मैक्स में नहीं अभी तक है, मतलब एफ मैक्स में नहीं है, अगर एफ मैक्स क्योंकि अभी लेट्स सपोज से 50 न्यूटन का है और इंक्लाइन प्लेन में जब पड़ा हुआ है तो वो 48 न्यूटन का लगा रहा है, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। और फोर्स, अप्लाइड फोर्स यहाँ पे जो फोर्स पड़े वो नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन में होने की वजह से और फ्रिक्शन लगने का वो जा नहीं रहा, लेकिन फ्रिक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। वो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है और आना वो नीचे तरफ चाहता है। उसको सीधा कर दोगे तो वो वही राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन है, सिंपल है। अब इसके बाद हम आते हैं इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन तुमने कई बार देखा होगा, एक ऐसे ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनको पहले अलग करो। सबसे पहली बात mg देखो, mg डाउन की तरफ है, हाँ mg जो है वो डाउन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ एकदम, उसको फर्क नहीं पड़ रहा वो जैसे नीचे है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, mg जो है वो ग्रेविटी के लिए है। अब सोचो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तुम कहीं भी करो, है तो ग्रेविटी ना, वो नीचे की तरफ ही आएगी चाहे तुम कहीं भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में हो, तुम ऐसे टेढ़े हो जाओ सीधे हो जाओ, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी अर्थ के ही, मतलब हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ अप्लाई होती है चाहे तुम कहीं भी हो। अब mg sin थीटा ये क्या है, ये तुम्हारा अलोंग द प्लेन है,
उसके बाद mg cos थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहा हूं मैं इस वक्त, ना कि जो मेन सरफेस है, नहीं, प्लेन जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। mg sin थीटा क्या है, ऐसे है, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब n जो है वो भी mg cos थीटा है, वो ऊपर की तरफ है, नॉर्मल लग रहा है, वो भी परपेंडिकुलर होता है, जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर ही रहता है। अब f इक्वल्स, अब इसको तुम अगर निकालोगे तो ये नहीं करोगे कि f इक्वल्स टू न्यू, नहीं, तुम्हारा जो f इक्वल्स टू न्यू है ना, वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा जो। लेकिन अब यहाँ पे देखो, पहले तुम कैसे निकालोगे, दोनों फॉर्मूलाज को लो, देखो ये तुम्हारा लेस देन और इक्वल्स टू आएगा, उसके बाद यहाँ से mg कैंसिल करो, सॉल्व करो और तुम्हें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू न्यू एस। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो ध्यान रखना ये सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। अब लास्ट में हम आते हैं पुली एंड फ्रिक्शन। तब देखो पुली जो होता है वो कैसे काम करता है, तुमने एक तरफ से तुम पकड़े हुए हो और दूसरी तरफ से एक हैंगिंग ऑब्जेक्ट है, अगर तुम उसको लगाओगे तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, तुम राइट की तरफ खींच रहे हो तो फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ऑफ कोर्स अगेन वो तुम्हें ही अपोज करेगा, ये नहीं, जो भी रिलेटिव का काम क्या कहेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो तुम जो भी काम करोगे उसको अपोज ही करना, उसका काम है, फ्रिक्शन जो भी कर रहे हो। लेकिन ये देख लो कुछ फॉर्मूलाज हैं। बाय द वे गाइस, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हें लगता है कि फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रोकता है, तुम गलत हो। अब तुम कैसे चलते हो, अब मैं ऐसे चल रहा हूं तो क्या होता है, मैं पैर आगे करता हूं, ये मेरे जो पैर है मैं उसको आगे करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं जो फ्लोर है उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए तो फ्रिक्शन तुम्हें चलने में भी मदद करता है। अगर कल फ्रिक्शन खत्म हो जाए तुम चल नहीं पाओगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी, कुछ भी फ्लाइट टेक ऑफ जो करते हैं वो भी नहीं होगा। सो फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट, एयर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें अकाउंट में ली जाती है कि सब इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा। अब यहाँ पे देखते हैं बीच में जो बॉक्स बना हुआ था उसकी तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, पता है, एफ एम ए इक्वल्स टू ये तुम्हारा एफ मैक्स का फॉर्मूला है, देख लेना। अब यहाँ पे ये काइनेटिक का फॉर्मूला है, ठीक है, एफ अपोज रिलेटिव या टेंडेंसी उसकी, ठीक है, फ्रिक्शन जो है, और एन ये जो है तुम्हारा एफ इक्वल्स टू न्यू एन नहीं होता है। ये नहीं कि तुम कहीं भी लिख दो एफ इक्वल्स टू न्यू एन और हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या वो स्टैटिक है, क्या वो लिमिटिंग है, क्या वो काइनेटिक है, चीजें समझो एंड उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखो। अगर तुम हर जगह एफ इक्वल्स टू न्यू एन लिख के चले आओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो या गाइस दैट्स इट, हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। तुम लोग यहाँ सीखा फ्रिक्शन, तो जाओ अभी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अब मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं कल तुम्हें शायद मैं एलएम में यहाँ पे कुछ और मजेदार पढ़ाऊंगा। सो या गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।